दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले सीमांचल की बात करते हैं। तो सीमांचल के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट के सवाल पर अब आंदोलन उग्र होने लगा है। जब पूर्णिया अभी कुछ महीने से सियासी उठक पटक का बड़ा केंद्र बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद महागठबंधन ने यहां काफ़ी बड़ी रैली की थी और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज किया। वहीं सीमांचल की राजनीति तब और गर्मा गई जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाल में दौरा किया और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा हावी रहा। आपको बता दें कि पूर्णिया 253 साल की उम्र सीमा से गुजर रहा है। जहाँ 1933 में पहली बार हवाई जहाज ने पूर्णिया से उड़ान भरी थी। लाल बालू से एवरेस्ट तक के लिए पहली बार यहां से उड़ान भरी थी। 1956 में भी पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हुई थी। लोग बताते हैं कि कई बार यहां से हवाई सेवा शुरू हुई है और बंद हुई है, लेकिन अब फिर से पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। जी हां, पूर्णिया के लोग लगातार सोशल मीडिया, ट्विटर पर और भी जमीनी स्तर पर पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करने के लिए मांग की जा रही है। हालांकि इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों हामी भर दिए हैं कि मेरे तरफ से काम ओके है, राज्य सरकार द्वारा काम अटकाया गया है। वहीं पर राज्य सरकार कह रही है कि मेरे तरफ से काम ओके है, केंद्र सरकार की तरफ से काम अटकाया गया है। इन दोनों गवर्नमेंट के बीच पूर्णिया एयरपोर्ट पिस रहा है और वहां की जनता लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न राज्य सरकार ही गौर से इन मांगों को सुनी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। यहाँ पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी में संदिग्ध हालात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। वहीं 4 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसमें और लोगों की जान जा सकती है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। यह घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में यूं तो शराब की पाबंदी है, लेकिन लोग स्थानीय स्तर पर गुपचुप तरीके से शराब बेचते हैं। इस तरीके से जहरीली शराब पीने से कई मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 की विपक्षी एकता पर कहा कि सभी दलों से बात हो गई है। बहुत जल्द ही ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक होगी। सभी एक साथ जल्द ही बैठक करके तय कर लेंगे कि कौन पार्टी कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद हम पूरे देश का दौरा करेंगे, सभी मिलकर के लड़ेंगे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा को वोट देगा वह अपना नाश करेगा, वहीं जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ वोट करेगा वह अपना विकास तो करेगा ही साथ इससे देश और फिर राज्य का भी विकास होगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो राज कर रहा है वह कोई काम नहीं कर रहा है। वे लोग सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, सारा इतिहास बदलने में वे लगे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों से देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम लेने से बचने की अपील की है। यहां पार्टी मुख्यालय में जदयू कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के नारे उनकी ओर से किए जा रहे काम को पटरी से उतार देंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा नाम जपने से बचें। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने पर काम कर रहा हूं। इस तरीके का कुतर्क हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कृपया मेरा नाम जपने से बचें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जेडीयू मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। जब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे केवल विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उन्हें वोट देंगे तो फिर आप खुद को बर्बाद कर लेंगे, और अगर आप उनके खिलाफ वोट करेंगे तो फिर आपका राज्य और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की नोटिस मिलने के बाद सियासत तेज है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल को समन मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब आज ये क्या हो रहा है ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे ना। दरअसल शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब तो आप लोग जानते ही है कि खिलाफ में क्या क्या हो रहा है। विपक्ष के खिलाफ में मोदी सरकार कहां तक क्या कर रहा है सब लोग जानते हैं, सभी को पता है। लेकिन सारे लोग अपने अपने इलाके में विकास के लिए कितना काम किया है, कितना प्रगति किए हैं, केजरीवाल की कितनी इज्जत है, बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोलेंगे। केजरीवाल तो अपने समय पर जवाब दे ही देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बात यह है कि सब लोग यानी कि विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होने की संभावना है, जहाँ बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, देश को आगे बढ़ाने का काम होगा। आपको बता दें कि आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है, यानी कि आज। इसके पहले इस मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली का लगातार विरोध हो रहा है और फिर इसको लेकर के आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। जो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर के नई शिक्षक नियोजन नियमावली बनाई गई है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये जो निर्णय लिया गया है ये यहाँ के छात्रों के भविष्य को देख करके लिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षक बहाल हों वे शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ाएं, जी हाँ, गुणवत्ता अच्छी हो, इसीलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। ये बहुत अच्छा है। जो लोग इसमें नुक्स निकाल रहे हैं वे गलत है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सब कुछ सोच करके बोलना चाहिए। कोई कहते हैं कि आईएएस आईपीएस पास करने के बाद भी परीक्षा देने समान ये नियमावली है, ये गलत है। नियोजित शिक्षक जिन्हें राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा उन्हें जो सवाल परीक्षा में किए जाएंगे वे उनके कार्य से जुड़ा होगा। या कोई अन्य सवाल तो रहेंगे नहीं। जो वे लोग तरह तरह की बातें करते हैं हम तो उनसे भी कहते हैं कि वे नियमावली का विरोध नहीं करें, या इसमें उनकी भलाई है। वे छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचें। हमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है और फिर ये नई शिक्षक नियमावली से ही होगा, जैसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चोरों का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। जी हाँ, चोरी की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चोरों ने पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चुरा लिया। जी हाँ, पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मुजफ्फरपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के श्रमजीवी नगर इलाके में मनीषा कुमारी के मकान में GTAL कंपनी का मोबाइल टावर लगाया गया था। जब कंपनी के अधिकारी मनीषा कुमारी के घर निरीक्षण करने पहुंचे तो फिर मोबाइल फ़ोन का टावर गायब मिला। एक जनरेटर शेल्टर और फिर स्टेबलाइजर भी जगह से गायब थे। जहाँ कंपनी के अधिकारी शहनवाज अनवर ने जिले के सदर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच के दौरान मनीषा कुमारी ने पुलिस को बताया है कि GTAL के कर्मचारी होने का दावा करने वाले कुछ लोग कुछ महीने पहले आए और कहा कि मोबाइल टावर काम नहीं कर रहा है और इसीलिए वे इसे हटा रहे हैं। जहाँ उन्होंने सभी उपकरणों को हटा दिया था। जहाँ इसे एक पिकअप वैन पर लाद दिया और ले गए। जब उपकरण की कीमत 4,50,000 रुपये आंकी गई है। ये दूसरा मौका है जब बिहार में मोबाइल टावर चोरी हुआ है। इससे पहले पटना के सब्जी बाग इलाके में भी इसी तरह से एक मोबाइल टावर को चोरी कर लिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नई शिक्षक नियमावली को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी से लेकर के शिक्षक संघ तक हर कोई इसका विरोध कर रहे हैं। अब जेडीयू के MLC भी विरोध करने में कूद पड़े हैं। नियमावली के सुधार को लेकर के जेडीयू MLC संजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि इतने वर्षों तक नौकरी करने वाले शिक्षकों की एक्सपीरियंस का कोई महत्व क्यों नहीं दिया गया। BPSC से परीक्षा के जरिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई है, जबकि इसकी मांग वर्षों से हो रही है। 10-12 सालों से शिक्षकों का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दर्द एक बार फिर से छलका है। यह उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे कुछ दिन और बिहार के CM होते तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हम
2 साल और सीएम रहते तो फिर सबको टेटुआ की तरह सीधा कर देते। जब उन्होंने ये बातें नालंदा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान कही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम 19 फरवरी 2015 को रिजाइन दिया। अगर हमारे पास 50 एमएलए की ताकत होती तो फिर हमें पद से हटाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर मुझे मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जाता तो फिर 5 साल की बात तो दूर, हम बिहार को 2 साल में ही टेटुआ की तरह ही सीधा कर देते। दोस्तों बात करते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना का विकराल रूप तो हम सब ने देखा है। एक बार फिर से इस महामारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि ये पहले के जैसा सक्रिय नहीं है, जब फिर भी आए दिन इसके केस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ था कि एक रिसर्चर ने एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले दशक में कोरोना जैसी गंभीर अन्य महामारी का सामना करना पड़ सकता है और इसके सच होने की संभावना 27% से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त के साथ वायरस अधिक बार उभर रहे हैं। जहां एक और दुनिया के ज़्यादातर देश कोविड के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं, वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दशक में एक जानलेवा महामारी घात लगाए बैठी है। जब भारत में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, देश में 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट का आना लोगों में खौफ पैदा करता है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जांच एजेंसियों को भाजपा का पालतू तोता करार दिया है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा समन जारी करने पर ललन सिंह ने कहा कि भाजपा को 21,000 करोड़ का कॉरपोरेट घोटाला दिखाई नहीं देता है। ललन सिंह ने ट्वीट के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध अपने पालतू तोतों का दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। अभी 11-12 अप्रैल को दिल्ली में विपक्षी एकता के लिए सकारात्मक पहल होते ही भाजपा तिलमिला गई है। जदयू अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपाई सरकार को दिलो दिमाग में बदले की भावना भड़क उठी है, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिल गया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ही ईडी पर आबकारी नीति मामले में अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह करने का आरोप लगाया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को ही इसमें समन जारी कर दिया गया है। ये गलत बात है। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है, इसमें मिले अधिकार के कारण ही हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज उसी संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि हमें संविधान की रक्षा के लिए सजग रहने की जरूरत है। इस कारण बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि आज संविधान में दिए गए अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि हमें संविधान में मिले अधिकारों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, ये भी संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनना ही है। मुकेश सहनी ने जोर देते हुए कहा है कि आज लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन ये कहने वाले सुन ले कि सहनी जाति की राजनीति, परिवार की राजनीति नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है। सहनी ने कहा है कि ऐसे किसी पावर को मैं गलत लात मारने के लिए तैयार हूं जिससे मैं अपने समाज के लोगों का विकास नहीं कर सकूं। उन्होंने लोगों से संघर्ष का रास्ता अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि संघर्ष के बाद ही मंजिल मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और फिर हत्या की घटना के बाद एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि एक तरफ बिहार जल रहा है, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसके लिए वे दरवाजे घूम रहे हैं। बिहार की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। बिहार की जनता अब और कितने अपराध का इंतजार करेगी? कब नीतीश कुमार इस पर लगाम लगाएंगे? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से क्राइम कंट्रोल करने की सीख दी है और कहा है कि आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो फिर बगल के राज्य यूपी से कुछ सीख लीजिए, वहां अपराधियों का क्या होता है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी सरकार है, उनके मन से कानून का डर समाप्त हो गया है, वे बेखौफ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति गणना का दूसरा फेज शनिवार से शुरू हो गया है। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति गणना के साथ इसका शुभारंभ हुआ है, जहाँ ये गणना बिहार के सभी जिलों में 15 मई तक चलेगी। जहाँ इसमें परगणक और फिर पर्यवेक्षक लोगों के घर घर जाकर के उनकी जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय और आय संबंधित कई जानकारियां जुटाएंगे। जहाँ लोगों से कुल 17 सवाल पूछे जाएंगे। इन 17 सवाल में परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता या फिर पति का नाम, परिवार के प्रावधान से संबंध, आयु, लिंग, वैज्ञानिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, कंप्यूटर, मोटरयान, कृषि, भूमि, आवासीय भूमि, मासिक आय संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जातीय गणना की मॉनिटरिंग हर जिले के जिलाधिकारी कर रहे हैं, जहाँ इन्हें इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे ताकि 30 दिन के अंदर जाति गणना का दूसरा फेज पूरा हो सके। आपको बता दूं कि पहले फेज में लोगों के घरों की गिनती की गई थी। इसमें परगणक घर घर जाकर के मकानों की संख्या, परिवार और सदस्य की गिनती कर रहे थे। इसी डाटा के आधार पर दूसरे चरण की गिनती हो रही है। इधर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि एक परिवार एक ही जगह अपना गिनती करवाएं। यदि किसी ने 2 जगह पर गिनती कराई है तो फिर उनकी गिनती रद्द कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए मैं अपने घर बख्तियारपुर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरे भाई और फिर परिवार वहीं पर है, जब वहीं गणना कार्य होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बाहुबली नेता और शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से जल्द रिहा हो सकते हैं। जब बिहार सरकार के एक फैसले से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आनंद मोहन फिलहाल बेटे की शादी को लेकर के 15 दिन पर बाहर हैं, जहां उनके बेटे चेतन आनंद की सगाई होने वाली है। पूर्व सांसद आनंद मोहन कटिहार जेल में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन 14 साल जेल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण उन्हें परिहार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नीतीश सरकार की कैबिनेट में परिहार कानून में संशोधन किया गया है, जिसका लाभ आनंद मोहन को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के एक समारोह में कहा कि भर्ती अभियान के जरिए आने वाले महीने में राज्य के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने मौजूदा कर्मचारियों को उचित वेतन और फिर अन्य भत्ता देने का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 7 दलों के गठबंधन ने अब बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। इस साल के अंत तक राज्य के बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले महीने में 2 लाख सरकारी नौकरियां राज्य सरकार देने जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि जो लोग पहले से ही विभिन्न व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं उनके वेतन और अन्य लाभ में वृद्धि होगी। इसके साथ ही बिहार में महागठबंधन सरकार में 7 दल शामिल है, जिसमें जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और फिर हम पार्टी शामिल है। साथ ही 243 सदस्य विधानसभा में 160 से अधिक विधायक मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी द्वारा नए नियमों के बारे में गलत सूचना फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि प्राथमिक माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए नियम को मंजूरी दे दी गई है। नए नियम में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एक भर्ती आयोजन का गठन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 69 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विधानसभा.bis.nic.in पर जाना होगा। जब बिहार विधानसभा की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 16 मई 2023 तक का समय सीमा दिया गया है। इस रिक्ति के लिए परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। जब बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सुरक्षा गार्ड बनने के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो फिर ये 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बीरभूम में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने लोगों से अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 35 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो फिर तृणमूल कांग्रेस सरकार 2025 से आगे टिक नहीं पाएगी। अमित शाह द्वारा तृणमूल कांग्रेस का कार्यकाल पूरा नहीं करने को लेकर के की गई टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता
कुणाल घोष ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल में भाजपा को 35 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य दिया है, लेकिन यहां एक सीट जीतने में भी भाजपा को पसीना छूट जाएंगी। राज्य में हुए गत विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार, जहां उनके दावे विधानसभा चुनाव के नतीजे से ही साफ हो गया, जहां भाजपा 100 भी पार नहीं कर पाई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली लागू होने के बाद अब शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जब बिहार लोक सेवा आयोग अब शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के परीक्षा आयोजित करेगा, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई नियमावली के तहत सरकार प्रारंभिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसकी सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा विभाग बिहार में शिक्षकों के 2,257 पदों पर बहाली निकालने की तैयारी में है। यह विभाग ने सभी जिलों से माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई है। 20 अप्रैल तक का समय सीमा इसके लिए तय कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे सुबह 10 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रहा, जबकि शाम को 4 बजे ये घट करके 260 हो गया। राज्य में सबसे ज्यादा प्रदूषित बेगूसराय जिला रहा। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 रहा। आपको बता दें कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी पटना का तापमान 41 डिग्री को पार जा चुका है। वहीं 13 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। इसके बावजूद यहाँ की हवा में मोटे धुलकन पाए गए हैं, जब पटना की हवा का पीएफ 10 रहा। आपको बता दें कि दिल्ली का एक्यूआई यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 246 रहा, जबकि पटना का एक्यूआई 260 रहा। जानकार के अनुसार पटना में सुबह की हवा शाम से ज़्यादा खतरनाक हो गई है, जब पटना का एक्यूआई सुबह 10 बजे तक 300 से अधिक पाया गया। बेगूसराय जिला फिलहाल राज्य में यानी कि बिहार में सबसे अधिक प्रदूषित रहा। वहीं मुजफ्फरपुर का एक्यूआई 255 मापा गया। बताया जा रहा है कि बिहार के अन्य जिलों में धूल उड़ने की वजह से एक्यूआई में बढ़ोतरी मापी गई है। अगर किसी जिले में भवन या फिर सड़क का निर्माण हो रहा है तो फिर हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। आपको बता दें कि निर्माण वाले जगहों पर हवा मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पर्यावरण के विशेषज्ञ के अनुसार खुले में कचरा फेंकने की वजह से हवा जहरीली हो रही है। साथ ही सड़क के किनारे निर्माण सामग्री रखने और फिर बालू ढोने की वजह से भी प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। वहीं पटना के गांधी मैदान की बात करें तो फिर यहाँ की हवा में धुलकन की मात्रा मानक से 7 गुना ज्यादा है। यहाँ के एक्यूआई 393 पाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में झुलसा देने वाली गर्मी ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ना शुरू कर दिया है। पछुआ हवा के झोंकों के साथ गर्मी का कहर जारी है। राजधानी पटना हो या फिर सीमांचल मिथिलांचल, जब बिहार के ज्यादातर जिलों में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। शेखपुरा जिला कल बिहार में सबसे गर्म रहा, जहां का पारा 42.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में पारा अभी और ऊपर जाएगा। यही नहीं, आज कुछ हिस्सों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग 11:45 तक कर दी गई है। डीएम चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक दिन में 11:45 के बाद कोई क्लास नहीं होगी। शुक्रवार को बिहार के 13 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। शेखपुरा जहां 42.2 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा, वहीं पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार रहा। अगले 3 दिनों तक बिहार के अन्य हिस्सों में भी लू की स्थिति रहेगी। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। आपको बता दें कि पटना सहित पूरे बिहार में दिन भर गर्म हवाएं शरीर को झुलसा दे रही है। ऐसे में अगर आपको किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है तो फिर अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। गर्मी में कई तरह के इन्फेक्शन परेशान करते हैं। तेज धूप में लू लगने का खतरा रहता है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। गर्मी से बचने के लिए लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव ज़रूर करना चाहिए। खास तौर से गर्मी में खाने पीने को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गर्मी में खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे शरीर अंदर से ठंड रहे और लू के थपेरे शरीर को नुकसान न पहुंचाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हैं। जहां वहीं बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार पर लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात को लेकर के तंज कसता जा रहा है। जहां बीजेपी द्वारा सत्ता के लिए सीएम नीतीश कुमार को किसी के भी सामने झुक जाने की बात कही जा रही है, तो फिर वही जेडीयू ने अब करारा पलटवार किया है बीजेपी पर। जेडीयू ने एक फोटो कोलाज को ट्वीट करके शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर पलटवार किया है। जेडीयू द्वारा शेयर किया गया कोलाज में कुल 4 फोटो हैं। जब मैसेज लिखा गया है कि कौन किसके सामने झुकता है दुनिया जानती है, यह मैसेज लिखा गया है। जी हाँ, पहले फोटो में सुषमा स्वराज नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं।
पीएम मोदी के सीएम नीतीश कुमार के बाजू पर हाथ रख करके झुक करके कुछ कहते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में नीतीश कुमार से पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा उनके शरीर में झुकाव नजर आ रहा है। तीसरे चौथे फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध की घटना से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू किए जाने की बात की जा रही है। बीजेपी बिहार में माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम की तरह अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। इधर जेडीयू ने बिहार में योगी मॉडल के सवाल पर कहा है कि हम लोग नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं। दरअसल बिहार में पिछले 2 दिनों में अपराध की 3 बड़ी घटनाएं हुई है। पहले बुधवार को मोतिहारी में दिन दहाड़े ICICI बैंक से 48 लाख रुपए की लूट हुई है। जब गुरुवार को सारण में पंजाब नेशनल बैंक को लूटने आए अपराधियों ने 2 होमगार्ड जवान की जान ले ली और 12 लाख रुपए लूट लिए। जब गुरुवार को ही वैशाली के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की अपराधियों ने जान ले ली घर में घुस करके। इसके बाद उनके समर्थकों ने सड़क पर जम करके बवाल करा। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के जब नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो फिर उन्होंने इसे एजेंडा बताते हुए कहा कि ये क्यों हो रही है, पहले समस्या जाने। इसके बाद ही अशोक चौधरी ने सवाल किया कि यूपी में क्या हो रहा है। वहीं दलित नेता राकेश पासवान की जान जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में संज्ञान लिया है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पता कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। हम लोग प्यार, अमन, चैन, मोहब्बत के साथ सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर जो भी गड़बड़ी कर रहा है, जो भी गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानूनी तौर पर जरूर सजा दी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हो या फिर राजद, काम मेरी ही पॉलिसी पर होता है। जहां हम जो कहते हैं, जो नीति तय करते हैं, उससे कभी पलटते नहीं हैं। कार्यक्रम हम तय करते हैं, उसी पर काम होता है ना। इन लोगों को आजकल कुछ न कुछ बोलना है। जो भी काम होता है वे हम करते हैं, लेकिन लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए अफवाह फैलाई जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग कितना काम किए हैं, इसकी चर्चा लोगों के बीच जाकर के जरूर करिए। जब पहले कितने लोग पढ़ते थे, अब कितने लोग पढ़ रहे हैं, पहले क्या हालात थी और अब क्या हालात है। राज्य सरकार ने जो कुछ किया है उसमें कुछ केंद्र से नहीं हुआ है। पटना में स्थित जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में अंबेडकर जयंती समारोह पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से भाजपा हमारे साथ में थी तो हमने जो कार्यक्रम घोषित किया उसी पर काम हुआ। 2010 में भी हमने जो कार्यक्रम घोषित किया उसी पर काम हुआ। 2015 में राजद हमारे साथ थी जो आज भी हमारे साथ है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने चुनावी घमासान के बीच अहम बयान दिया है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिजाब और हलाला से जुड़े विवाद गैर जरूरी है। चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में इन दोनों ही मसलों पर काफी वाद विवाद हुआ था। येदियुरप्पा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान को भाईचारे से रहना चाहिए। पार्टी ने हिजाब और हलाला मुद्दे को कैसे संभाला के सवाल पर येदियुरप्पा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं। मैंने शुरू से ही ये स्टैंड लिया है। ये ऐसे मुद्दे थे जो जरूरी नहीं थे, मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करूंगा। येदियुरप्पा ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून में अल नीनो के विकसित होने की लगभग 70% आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत में सूखा पड़ सकता है। मौसम की इस घटना से कृषि क्षेत्र और फिर हमारी अर्थव्यवस्था को भी खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने 11 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अल नीनो की आशंका 50% आंकी गई है, जब बाद में फिर से इसका आकलन हुआ है जिसमें आशंका 17% पहुँच गई है। इस मामले को लेकर के सरकार ने 700 जिलों में वरिष्ठ सलाहकारों, सेवाओं और फिर पूर्वानुमानों के लिए एक प्रणाली बनाई है। जब मामले में मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि जून, जुलाई, अगस्त के मौसम में अल नीनो की 70% आशंका है, जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर के मौसम में यह आशंका 80% तक बढ़ जाती है। मामले में एक एक्सपर्ट ने कहा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मानसून है। जब देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से में सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जहाँ ऐसे में मानसून खेती में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा झील, तालाब, नदियाँ आदि में पानी आने से बिजली उत्पादन, पशुपालन और फिर पानी की आपूर्ति सही से हो पाती है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सरकार से मांग की है कि सरकार
सतुआ यानी कि सत्तू को ढंग से प्रमोट करें तो फिर सत्तू ग्लोबल डिश हो सकता है। दरअसल कल बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में सत्तुवान पर्व भी मनाया गया, जहाँ सत्तुवान यानी कि सत्तू लोग खाते हैं, दूसरे को खिलाते भी हैं। इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने सरकार से सत्तू को प्रमोट करने की मांग की है। खेसारी लाल यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सत्तुआ ग्लोबल डिश हो सकता है, सरकार ढंग से प्रमोट करे तो। सत्तुवान की शुभकामना, खूब खाई, दूसरे के खिलाई। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस के अलावा कई अन्य दलों के नेताओं के साथ बैठक भी हो चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी की नजर विपक्षी दलों की एकजुटता और फिर छोटे दलों पर है। जहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में बीजेपी पहले से ही तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार की सक्रियता के बाद बीजेपी ने भी अपनी गति और तेज कर दी है। जदयू के एक नेता का कहना है कि सभी विपक्षी दलों की राय एक है कि बिना एकजुट होकर के बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं है। जहां ऐसे में एकजुटता को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर के दिल्ली में थे, तो वही बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। जीतन राम मांझी इसे भले ही माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के मिलने की बात कह रहे हो, लेकिन इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी गुरुवार की शाम लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान से मिलने उनके पटना में स्थित आवास पर पहुंचे थे। इसे लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि बीजेपी रणनीतिकारों का मानना है कि इसमें सबसे अहम भूमिका क्षेत्रीय दलों की होगी, या जिनके साथ बीजेपी भी संपर्क में बनाए हुए हैं। बीजेपी के एक नेता अब भी मानते हैं कि नीतीश कुमार एकता को लेकर के भले ही प्रयास कर रहे हों, लेकिन ये आसान नहीं है। जहाँ कई राज्यों की परिस्थितियां पूरी तरीके से अलग है। एलजेपी के चिराग पासवान तो साफ शब्दों में कह दिया है कि विपक्षी एकता का प्रयास पहले चुनाव में भी किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। लालू राबड़ी शासनकाल का जिक्र करते हुए पूर्व की सरकार पर हमला भी बोला है। आरोप लगाया है कि राजद सरकार ने किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया है। वही कहा कि भाजपा आरक्षण के साथ मजबूती से खड़ी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बिहार में आज जातीय जनगणना का काम हो रहा है तो फिर उसमें भाजपा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर आबादी बढ़ी तो फिर प्रावधान के मुताबिक स्पष्ट रूप से आरक्षण भी बढ़ेगा। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कभी भी आरक्षण विरोधी नहीं है। जब देश का संविधान बना तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरक्षण का समर्थन किया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। 2016 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST अत्याचार अधिनियम को शिथिल करने की कोशिश की तो फिर भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही इसे रिस्टोर किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नालंदा में रामनवमी के मौके पर जो घटना हुई है वह अब धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही है। हालांकि अभी भी धारा 144 लागू है, मतलब साफ है कि अभी भी लोगों को जमावड़ा लगाने से मना कर दिया गया है, लेकिन अब कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। इसी कड़ी में अब एक नया फैसला इलाके में चलने वाले स्कूल और कोचिंग को लेकर के आया है। अब शहर के सभी कोचिंग संस्थान और फिर ट्यूशन सेंटर को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति जिलाधिकारी ने दी है। हालांकि शाम के समय में अभी भी किसी भी तरीके की क्लास नहीं चलेगी और लोगों के जमावड़ा लगाने पर पाबंदी लागू रहेगी। दरअसल नालंदा के बिहार शरीफ में हिंसक झड़प की घटना के बाद 31 मार्च से ही शहर में धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू होने के बाद शहर में पूरी तरीके से दुकान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिया गया था। जब अभी शहर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शहर में सभी दुकानों और फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से संध्या 5 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं रविवार से शहर के सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति जिलाधिकारी ने दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में स्थित अपने पैतृक आवास पर जातिगत जनगणना में अपनी जानकारी दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि किस जाति की क्या स्थिति है, इस बारे में सभी को जानकारी तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने लोग हैं, इस जाति में कितने लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, जाति किसी को भ्रम ना हो। सरकार के पास सब जानकारी होगी, जिसकी जैसी स्थिति होगी वैसी मदद मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी कि बिहार में जाति गणना
जनगणना की जाए। इसके लिए विधानसभा और विधान परिषद में कई बार हम लोगों ने बात की, इसके बारे में लिख करके केंद्र सरकार को भेजा, सब तैयारी हो गई। जब फिर केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे, इसके बाद हमने राज्य में अपने स्तर से गणना शुरू की है। जहाँ आपने देखा कि राज्य में हर 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराई जाती थी, मगर ये पहली बार है जब सरकार के द्वारा जनगणना कराने में इतनी देरी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जहां बराड़े में भारी संख्या में मुर्गियों की जान जाने के बाद जिला प्रशासन ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर बराड़े के 1 किलोमीटर के इलाके को संक्रमित जोन घोषित कर दिया गया है। बराड़े स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र में नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दरअसल बराड़े में मुर्गियों में बड़ी संख्या में हुई मौत के बाद नमूनों की जांच राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से कराई गई थी। यह संस्थान के निदेशक की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रभावित इलाकों के 10 किलोमीटर के एरिया के पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ मांस की बिक्री भी बंद कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा के हिसार से एक अनोखा घटना सामने आया है। यहाँ मुर्रा नस्ल की भैंस गंगा ने, यानी कि भैंस का नाम गंगा है, जहाँ मुर्रा नस्ल की भैंस गंगा ने एक दिन में 31 लीटर दूध देकर के नया रिकॉर्ड बनाया है। जहाँ इससे पहले भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गंगा का नाम कई बार दर्ज हो चुका है। गंगा के मालिक एवं किसान जय सिंह बताते हैं कि इस भैंस को कई लोगों ने खरीदना चाहा, यहाँ तक कि लोग इसके लिए 15 लाख रुपए तक देने को तैयार हो गए, जब फिर भी उन्होंने गंगा को नहीं बेचा। मिल रही जानकारी के अनुसार सोखड़ी गांव के रहने वाले किसान जय सिंह एवं उनकी पत्नी बीना को पशुपालन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सम्मानित कर चुके हैं। किसान जय सिंह बताते हैं कि भैंस गंगा ने करनाल में लगे राष्ट्रीय डेयरी में मेले में एक दिन में 31 किलो 100 ग्राम दूध देकर के पंजाब एवं हरियाणा के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय डेयरी में गंगा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्हें इसके लिए 21,000 रुपये का इनाम भी मिला है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।